ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी किंगडम एनिमेलिया के बारे में। कोई भी बात आपने किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड रिकॉल करनी है, पूछनी है तो बताओ। कोई भी बात हैंड रेज करें। अच्छा, कोई सवाल किसी ने नहीं करना, इसका मतलब है आपसे बात कर रहा हूँ, फिर गैशियर एक्सचेंज चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। गैशियर एक्सचेंज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। रिस्पायरेशन का चैप्टर है। ठीक है, रिस्पायरेशन का चैप्टर है। चंद बातें जरा जो हाईलाइट्स अभी तक असल में पार्टिसिपेंट्स एंटर हो रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ कि फरीन जरा रिवाइज कराओ एक दो बातें, एंडिस्ट करो, चंद बातें रिवाइज कराओ, ताकि वो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट सवाल तो पता चल जाए ना आप लोगों के। सवाल आते हैं तो कैसे आते हैं। जी मुनज़्ज़र, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ये बताओ। सर ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर में, लेकिन सर मैंने इतना पढ़ा नहीं तो मुझे इतना ध्यान नहीं। क्यों, आप फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ के आ रही हो, आप एप्टीट्यूड की स्टूडेंट हो, आपको पता होनी चाहिए। सर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। सर नहीं याद आ रहा। मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारे एयर जो है वो अगर नेयर से नोज में दाखिल हुई है तो किन रास्तों से गुजर के वो ब्लड में पहुंचेगी, जरा रास्ता तो बताओ। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा तो क्वेश्चन। अगर नोज में एयर मौजूद है तो वहां से किस रास्ते से गुजर के एल्वेलाई तक पहुंचेगी। सर ट्रैकिया। बोलती जाओ। ट्रैकिया से फिर ग्लॉटिस में जाएगी, फिर एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स। माजरत भाई, आप मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, बहुत माजरत। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोचिए जरा, मैं सोच रहा था गैशियर एक्सचेंज चैप्टर इतना आसान चैप्टर है और वो किसी से भी मैं पूछ लूं और मुझे जवाब दे दे, यानी कि ट्रैकिया से फिर ग्लॉटिस में जाएगी। माशाल्लाह। बहरहाल बहुत हालात खराब है।
आगे कुछ बात करने से पहले मैं उससे बेहतर मैं पढ़ाना ही शुरू कर दूँ आप लोगों को। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करूँ, सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, एयर कहाँ कहाँ से गुजरकर जो है फाइनली एल्वेलाई तक जाएगी, इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए ये मौजूद है नेजल कैविटी और ये मौजूद है नेयर्स, ठीक है, ये मौजूद है नेयर्स। वहां से एयर कहां जाएगी, वहां से एयर जो है फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स से एयर जो है उस यहाँ से फेरिंग से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक स्टमक की तरफ जाता है टू इसोफेगस और एक रास्ता जो है वो जा रहा है लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स और फिर उससे ट्रैकिया। ट्रैकिया आपके पास ये अलग से बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है और ये लैरिंग्स। ये देखिए ब्रोंकस मौजूद है, ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड हो रहा है और वो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड हो रहा है, बना रहा है ब्रोंक्यूल्स और फिर फर्दर ब्रोंक्यूल्स बना रहा है। आखिरकार आखिरकार वो एल्वेलाई के अंदर एंड हो रहा है, ठीक है, आखिरकार वो एल्वेलस के अंदर एंटर हो रहा है। दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये एल्वेलस मौजूद, ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनली एल्वेलस तक पहुंच जाए। किसी के ध्यान में ये बात है, सर इन्होंने ग्लॉटिस का नाम अभी लिया है, ग्लॉटिस किसको कहेंगे, तो देखें लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है उसको आप ग्लॉटिस का नाम दे सकती हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये लिड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये लिड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। चलें, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फाइनली वो एल्वेलाई पे जाके एंड हो रहा है। लंग्स को बना रहा हूं, लंग्स को बना के जरा ये देख लें, इसमें आपके पास तीन लोब्स हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है, यहां पर आपके पास थ्री लोब्स हैं, here are the three lobes और यहां पे आपके पास मौजूद हैं दो लोब्स, एक घेरा और एक घेरा,
यहां पर दो लोब्स मौजूद हैं, ठीक है, ये दो लोब्स मौजूद, यानी लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा छोटा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, और राइट लंग में आपके पास तीन लोब्स मौजूद। चले इसके बाद आइए फर्दर, आपको रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में बता दूं उसके बाद कि रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं। पहले अपने जहन में आप रिकॉल कर लें कि रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल जो मौजूद है वो आपके पास मौजूद है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डायाफ्राम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल जो यहाँ पे मौजूद है वो मौजूद है आपके पास डायाफ्राम। और जो रिब्स मौजूद हैं उनके दरमियान आपको मसल्स मिलेंगे। ठीक है, जो रिब्स मौजूद हैं उनके दरमियान में आपको मसल्स मिलेंगे। जो बाहर की जानिब मसल्स होती हैं कहलाती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो अंदर की जानिब मौजूद हैं वो कहलाते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो दो तरह के मसल्स आपको मिलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दो तरह के आपको मसल्स यहां पे मिलेंगे। चलें, ये दो तरह के मसल्स आपको मिलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर, इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद हैं। सबसे पावरफुल मसल जो यहाँ मौजूद है वो आपके पास डायफ्राम। ठीक है, सबसे पावरफुल मसल। ठीक है, इसके बाद आइए, अब रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि एयर जो है वो कैसे अंदर जाती है, एयर की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। सर दरअसल मुझे आपसे ये पूछना था कि ट्यूसडे वाले टेस्ट, पिछले वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें जो है उसका आंसर की वाला पीडीएफ जो है ग्रुप पे शेयर नहीं हुआ है, तो इसके आंसर्स हमें पता नहीं लगे हैं, तो आप सेंड कर देंगे ग्रुप पे? हाँ बेटा, हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। ये तो सर जैन करते हैं ना, आप ग्रुप पे एक मैसेज छोड़िए सर जैन के नाम पे। ठीक है, तो सर जैन को किया था, लेकिन उन्होंने जो है ना उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी किया। उन्होंने कहा था कि जो है ना सेंड हो जाएगा, और उन्होंने 2 to 3 days मुझे दिए थे, और फिर इसके बाद जो है ना उन्होंने कहा था कि आप जो है ना अगर ना मिले इन दिनों में तो फिर आप जो है ना सर से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा नहीं क्लास बेटा, के दौरान। मैंने उनको जिस फॉर्म में शेयर किया हुआ है ना, मैं अपनी, मेरे पास एडिटेबल फाइल है, उनके पास पीडीएफ फाइल है जो नॉन एडिटेबल होती है, तो मैं अपनी एडिटेबल फाइल खुद से शेयर नहीं कर सकता, मुझे भी सर जैन से ही कहना होगा। तो जी मैं कह देता हूँ, अगर फिर वो नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे। और दूसरी बात बेटा, आप सोचो कि अभी मैंने आप ही से पूछा, आप मुझे बताओ क्या कहते हैं कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला टॉपिक है, मुझे तो परेशानी लग गई है
कि गैशियर एक्सचेंज के चैप्टर में इतने पीछे हो तो क्या कहते हैं कि पता नहीं और बाकी चीजें कितनी आती होंगी। आपने क्या लेट ज्वाइन किया हमें क्या? मुनज़्ज़र नाम से जी सर लेट ज्वाइन किया है मंथ में तुमने ज्वाइन किया? सर। अभी महीना 2 महीने हुए आपको 16 ज्वाइन? सर 16 जून। अच्छा 16 जून को आपने ज्वाइन किया है। जून जुलाई अगस्त जी सितंबर, ठीक है। तो मैं सर से कह दूंगा आप परेशान ना हो, लेकिन इसकी तरफ चैप्टर की तरफ आ जाओ, ठीक है। जी मुझे जी तो अभी सुन के बड़ी हैरत हुई है, ठीक है। मैं भेज दूंगा बेटा, बेफिक्र है। ठीक है, सुनिए जरा आगे गौर से। सबसे पहले बेटा अपने जहन में आप रिकॉल कर लें कि ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स कौन से हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। कैसे होते हैं, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से मसल्स रिलैक्स होते हैं इनहेलेशन में, कौन से मसल्स रिलैक्स होते हैं एक्सहेलेशन में। तो ये स्टेप्स आप लोग अपने जहन में जरा रिकॉल कर लें कि कब इनहेलेशन होती है और कब एक्सहेलेशन होती है। ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स हैं। इसका पहला स्टेप क्या कहलाता है? पहला स्टेप कहलाता है इनहेलेशन और दूसरा स्टेप कहलाता है एक्सहेलेशन। ठीक है, पहला स्टेप कहलाता है इनहेलेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है एक्सहेलेशन। कौन कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनहेलेशन के अंदर? तो इनहेलेशन में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें डायाफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, और इनहेलेशन में रिलैक्स कौन सी होती है? जो मसल्स रिलैक्स होते हैं वो आपके पास है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो मसल्स रिलैक्स होते हैं वो आपके पास है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सहेलेशन में आपके पास जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो मसल्स रिलैक्स होते हैं वो एक डायाफ्राम रिलैक्स होता है और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये आपके पास रिलैक्स होते हैं। चले, तो ब्रीदिंग में आपके पास ये 2 स्टेप्स। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनिशियल उसकी हालत होती है डोम फॉर्म में। ठीक है, इनिशियल जो उसकी हालत होती है ये देखिए, डायफ्राम इनिशियली डोम शेप का होता है, ये फ्लैट होगा।
फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये दोबारा से फ्लैट फॉर्म से दोबारा से डोम फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, दोबारा से डोम शेप का हो जाता है। चलें, तो ये आपके पास ब्रीदिंग के स्टेप्स हैं। तो वन इज इनहेलेशन एंड द नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन। ठीक है, इसके बाद आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अली मोहम्मद नासिर अगर मौजूद हैं तो मुझे जरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझा देंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सवाल क्या पूछा है बोर्ड पे, जरा और थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि देखें ये अल्वुलाई मौजूद है, इसके गिर्द के कैपिलरीज मौजूद हैं। ये ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, ये ब्लड में आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड में आ गई तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी और क्या बनाएगी, बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी और बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आपके पास बन गया, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है उसके साथ कंबाइन होंगे और बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बॉडी के एक एक सेल का क्या होगा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो गई। अब जो सेल्स मौजूद हैं, सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। अब वो सेल से लेके दोबारा लंग्स तक 2 शक्लों में आती है। ये बात बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, इसकी ट्रांसपोर्ट मुझे आप में से कोई बता दे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। आपके लेक्चर्स, आपकी किताबें वगैरह सब बंद होनी चाहिए। जी, कौन बताएगा ये? कोई एक भी बताने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगी और ब्लड से एल्वेलाई तक 2 तरीकों से आ जाती है। 30% कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन के साथ और बनाएगी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और 70% जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी। ठीक है, 70% वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर, सॉरी 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम और पोटाशियम आयन के साथ कंबाइन होगी। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ पहले कंबाइन होकर H2CO3 बनाएगी, H2CO3 टूटेगा H+ और HCO3- बनाएगी। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जो आपने पीछे पढ़ा होगा। ये वाली इक्वेशन सबको रेडी की होंगी कि कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड जो है H+ और HCO3- बनाएगी
कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, पोटाशियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। चलें, 70% इस शक्ल में जाएगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस इसलिए है कि जब एल्विलाई पे पहुंचेंगे सारे रिएक्शन दोबारा से होंगे, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और एल्विलाई के अंदर रिलीज हो जाएगी। हम तकरीबन 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल आउट करते हैं तो तकरीबन उसकी परसेंटेज होती है 4%। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल आउट करते हैं वो तकरीबन आपके पास है 4%। तो ये आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद आइए लंग के डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए। यहाँ पे से कोई मुझे एम्फाइसीमा डिफाइन करेगा? अच्छा, अभी शुरू में जो मैंने इनसे पूछा रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये 4 वॉल्यूम्स हैं जिसको आपको याद होने चाहिए। तो जरा सुन लें कि ये 4 वॉल्यूम्स क्या है। रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में अगर आपसे बात करें तो जब हम सांस लेते हैं तो कुछ हवा हमारे लंग्स में मुसलसल रह जाती है और वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आती, मुसलसल हमारे लंग्स में ही रहती। तो ऐसी हवा जो मुसलसल हमारे लंग्स में रहती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट? दिस विल बी टर्म्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 1 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ एयर that remains inside the lungs after forceful expiration called residual volume. इसकी वैल्यू कितनी है? 1 लीटर। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? देखिए, मैं अगर सांस ले रहा हूं, ठीक है, तो आधी लीटर हवा मेरी लंग्स में जा रही है, आधी लीटर ही बाहर आ रही है, आधी लीटर लंग्स में जा रही है, आधी लीटर बाहर आ रही है। तो ये आधा लीटर जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, इसकी वैल्यू तकरीबन आपके पास है हाफ लीटर यानी 0.5 लीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, टाइडल वॉल्यूम के बाद आइए वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, और से सुनिएगा,
कि कोई एस्थमा का मरीज हो या सच कोरोना का मरीज हो, आमतौर पे उसकी स्पायरोमेट्री का एक टेस्ट होता है, उसमें उससे क्या करते हैं, जिससे उसमें कहते हैं कि तुम बहुत गहरी सांस लो, जितनी तुम गहरी सांस ले सकते हो और बाहर निकालो। ठीक है, तुम एक बहुत गहरी सांस लो और फिर उसको तुम बाहर निकालो। ठीक है, तो इससे क्या आपके पास, इससे ये है कि एक पर्सन जो बहुत गहरी सांस ले रहा है फिर बाहर निकाल रहा है, तो उसमें तकरीबन 4 लीटर हवा लंग्स में जाएगी। ठीक है, 4 लीटर हवा जो है वो लंग्स में जाएगी और 4 लीटर हवा ही बाहर आएगी। ठीक है, 4 लीटर हवा जो है वो लंग्स में जाएगी और 4 लीटर हवा ही बाहर आएगी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है? वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू है आपके पास 4 लीटर्स। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? वो है आपके पास 4 लीटर्स। चले, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद द एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ। अब लंग्स में 1 लीटर हवा तो मुसलसल रहती है, 4 लीटर हवा जो है वो लंग्स में गई, तो टोटल मिला के ये कितनी हो गई? टोटल मिला के आपके पास ये हो गई 5 लीटर। ठीक है, टोटल ये मिला के कितनी हो गई? टोटल ये मिला के हो गई 5 लीटर। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई? टोटल लंग कैपेसिटी हो गई आपके पास 5 लीटर्स। चले, करें इसको नोट कर लें। चलें, ये आपसे बात हो गई किसके बारे में? आपसे बात हो गई वाइटल कैपेसिटी के बारे में। टोटल लंग कैपेसिटी है 5 लीटर्स। ठीक है, इसके बाद आइए लंग के डिसऑर्डर्स की तरफ। देखिए, एम्फाइसीमा एक बीमारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एम्फाइसीमा एक बीमारी है जो कि पता होनी चाहिए। तो एम्फाइसीमा कहते किसको हैं? कोई बताए एम्फाइसीमा किसको कहते हैं? जी, कोई बताएगा व्हाट इज एम्फाइसीमा? कोई भी बताएगा? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी की बीमारी है।
सीओपीडी की बीमारियां कौन सी बीमारियां होती हैं? सीओपीडी की बीमारियां आपके पास बीमारियां होती हैं जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहलाती है, जिसमें क्या होता है, देयर इज द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है एल्वुलाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, वो डायलेट हो जाते हैं। जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई जो है वो डायलेट हो जाते हैं, तो अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद मे बी कि वो रप्चर हो जाए, ठीक है, उसके बाद मे बी कि वो रप्चर हो जाए। चलें, डिसऑर्डर्स की तरफ आ रहा हूं। एक एम्फाइसीमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग कैंसर है और एस्थमा है। एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, इट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज characterized by loss of elasticity and dilation of terminal bronchioles and alveoli of lungs। इसमें आपको क्या मिलेगा, इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। इलास्टिसिटी लॉस्ट होने पर ठीक है, इलास्टिसिटी लॉस्ट होने पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई जो है वो आपके पास डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई जो है वो डायलेट हो जाते हैं। तो ये मिलता है आपको एम्फाइसीमा के अंदर। पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई आपके पास ऐसे थे, अभी आपके पास कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और जब इनकी इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है, ये एम्फाइसीमा वाली कंडीशन, और जब इस कंडीशन में आ गए तो ये क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है, ठीक है। इस शक्ल में ये जो है आपके पास ये रप्चर भी हो जाता है। अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये आपके पास बढ़ जाएगा, यानी कि जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई जो है ये डायलेट हो गए, तो हम इसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे
कि आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम जो बढ़ जाएगा। एक एम्फाइसीमा का जो मरीज है वो दोनों हाथ बिस्तर पे रखता है और फिर अपने लंग्स की एयर जो बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो बाहर ही नहीं आ रही होती, उसको इतनी तकलीफ हो रही होती है इस वजह से। एम्फाइसीमा कम से कम भी अगर बात की जाए 10 से 15 साल या 20 साल, 2 पैक्स ईयर, यानी रोजाना सिगरेट के 2 पैकेट्स पीता था, तो उसको क्या हुआ, एक लॉन्ग पीरियड के बाद एम्फाइसीमा डेवलप हो, लंग्स की इलास्टिसिटी लॉस्ट हो गई, ठीक है, टर्नर ब्रोंकियल अल्वेओलाई डायलेट हो गए। अब डेली उसका रूटीन ये होगा कि 15 घंटे, कम से कम 24 घंटे में से 15 घंटे वो सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, सिलेंडर की मदद से वो ऑक्सीजन लेगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरीके से वो जो एम्फाइसीमा है आपके पास, वो एम्फाइसीमा जो है वो आपके पास कुछ हद तक जो है वो मैनेजेबल होगा, ठीक है। चलो एम्फाइसीमा की बात आई है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में सबको पता है कि ब्लड विद कफ, सॉरी कफ विद ब्लड जो है वो आपको मिलेगा, सॉरी हीमोप्टाइसिस होती है, ठीक है, रात के टाइम पे बुखार आता है, वेट लॉस मिलता है आपको, ठीक है, और टीबी बॉडी के हर ऑर्गन की हो सकती है, लंग्स की टीबी, अब टीबी के पोर्शंस में बड़ी कॉमन है। तो टीबी जो है वो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा जो है हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रिपोनिमा, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको कॉज करते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपके पास को कॉज करता है। चलें, इसके बाद आइए, क्योरेबल डिजीज है, ठीक है, लंग्स के टीबी में तकरीबन 9 महीने जो है वो दवाई लेना होती है, तो कहीं जाके आपके पास उसका क्योर होता है। स्पाइनल कॉर्ड की टीबी में कम से कम 12 महीने दवाई लेना होती है। इसके बाद आइए, टीबी के बाद एज्मा। मैंने जब इम्यूनिटी के टॉपिक की बात की थी तो मैंने आपसे कुछ बातें एज्मा की थी कि पॉलन ग्रेन्स आए, उनको मैक्रोफेजेस ने इंगाल किया, उसके टुकड़े जो है वो हेल्पर टी सेल्स को दिए, हेल्पर टी सेल्स ने ट्रिगर किया, हेल्पर टी सेल्स ने ट्रिगर किया बेसोफिल सेल्स को, मास्ट सेल्स को, हिस्टामिन रिलीज हुए। तो एस्थमा की बात मैं आपसे पीछे करके आ रहा हूँ। रिकरेंट अटैक्स ऑफ ब्रेथलेसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग, इसमें आपको क्या मिलता है, ब्रेथलेसनेस के बार बार अटैक्स मिलते हैं और उसमें आपको व्हीजिंग भी मिलती है। व्हीजिंग कहते हैं विस्लिंग साउंड को, सीटी नुमा आवाज को कहते हैं हम व्हीजिंग, ठीक है। तो ये आपके पास एक अदद एज्मा जो है वो आपके पास एक रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस। इसके अलावा लंग कैंसर है, लेकिन कैंसर कोई भी हो उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। लंग कैंसर में क्या होता है, लंग कैंसर में होता ही है कि सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं, ठीक है, सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं। जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं और तो सुनिएगा, हमारी बॉडी में सेल्स ऐसे मौजूद होते हैं, उनकी डिवीजन के लिए जीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन करने के जीन्स मौजूद होते हैं और सेल डिवीजन हो जाए तो सेल डिवीजन को स्टॉप कराने के जीन्स मौजूद होते हैं। अब सेल डिवीजन स्टॉप कराने के जो जीन्स हैं, अगर उनकी म्यूटेशन हो जाए
ठीक है, अगर उनकी म्यूटेशन हो जाए तो उनकी म्यूटेशन की वजह से आपको क्या मिलेगा, उनकी म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, उनकी म्यूटेशन की वजह से आपको क्या मिलेगा, उनकी म्यूटेशन की वजह से अब सेल डिवीजन मुसलसल कंटिन्यू रहती है और सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होती। तो जब सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होती तो हम इसके बारे में क्या कहते हैं, हम इसके बारे में कहते हैं कि उसको हम कैंसर का नाम देते हैं। कैंसर उस वक्त लाइलाज होता है जब कैंसर वहां से निकल के कहीं और चला जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कैंसर के सेल जहां पे डिवाइड हो रहे थे, अगर वहां से निकल कर जो है वो कहीं और चले जाएं तो इस तरह क्या होता है, इस तरह कैंसर जो है वो आपके पास लाइलाज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह कैंसर जो है वो लाइलाज हो जाता है। मिसाल के तौर पे ग्रो करते करते वो ब्रेन में चला गया, ब्रेन के सेल्स में जाके वहां पे जाके उसने डिवीजन शुरू कर दी। जब वहां जाके उसने डिवीजन शुरू कर दी तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब कोई ब्रेन थोड़ी निकाल सकता। चलें, so this is called what, this is called the लंग कैंसर। यहां तक कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें, रिस्पायरेशन के हवाले से कोई भी सिंगल सी बात आपने पूछनी है पूछ लें। इसके बाद रिस्पायरेशन इन बर्ड्स वगैरह है, छोटी मोटी रिस्पायरेशन है, इसके बाद मैं उसके बाद आपसे उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, मैं चंद बातें आपको एक्स्ट्रा बता दूं। आप मुझे एक बात बताएं, आपसे मुझे ये जवाब नहीं मिला कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पैसेज बता दें, तो मैं आपको इतनी बड़ी बात कैसे शुरू में बता सकता था। बहरहाल बता रहा हूं आपको। जो एथलीट्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं वहां पे जाके, और जब रेस शुरू होने वाली होती है तो कुछ दिन पहले वहां से वापस आ जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी हिल स्टेशन पे जाता है तो ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे आपके पास एक हीमोग्लोबिन के साथ 3 या 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, 3 या 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास कंबाइन होते हैं। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा ये कि 3 या 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, तो अब आपके पास बॉडी ये समझेगी कि उसको ऑक्सीजन की कमी है, तो अब वो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाएगी। हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाएगी तो ताकि वो कंपनसेट कर सके ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। लेकिन जब हीमोग्लोबिन तो चले वो ज्यादा बना लेगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन तो चले वो ज्यादा बना लेगी, लेकिन आपके पास जब वो ग्राउंड लेवल पे नीचे आएंगे तो हीमोग्लोबिन अचानक से कम नहीं होता। अव्वल तो हीमोग्लोबिन अचानक से बनता भी नहीं, कम से कम उसको 2-3 महीने लगते हैं, और इस दौरान उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया वगैरह रहता है। शायद आप में से कोई हिल स्टेशन पे बाबूसर टॉप वगैरह पे गया तो वहां पे तो लोगों को जाके बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। मैं अपने तौर पे जब भी कहीं विजिट पे गया हूं तो मैं बहुत हाइट पे गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुझे खास प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, 12,000 फीट 15,000 फीट इस पे मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, मैं इन जगहों पे नहीं गया जहां पे लोगों ने, मैंने सुना है कि हाँ उनको प्रॉब्लम होती है। तो अब ये एथलीट्स वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, और जब ये रेस से कुछ दिनों पहले नीचे आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, तो अब क्या होता है, होता ये है कि इनके पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है, तो अब वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर,
जब ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी तो क्या होगा, बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो थकेंगे देर से और ज्यादा देर तक भाग सकते हैं। ठीक है, तो आप अक्सर जो सुनते रहते हैं कि डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वजह यही है कि आप क्या कहते हैं कि वो मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के। नेचुरल मेथड है जिसके जरिए हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, चलें कर लें, इसको नोट कर लें। बर्ड्स के अंदर रिस्पायरेशन, आप में से मुझे कोई बताएगा कि रिस्पायरेशन जो है वो बर्ड्स में कैसे हो? बर्ड्स में रिस्पायरेशन कैसे होती है, कोई आप में से बता दे। जी, बर्ड्स में रिस्पायरेशन कैसे होती है? अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम। बर्ड्स में रिस्पायरेशन कैसे होती है? सर बर्ड्स में रिस्पायरेशन आई थिंक एयर सैक और लंग्स के थ्रू होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके खुद के बैकग्राउंड में इतनी वॉइसेस हैं कि मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। आपको कहा 10 बार क्या कहते हैं कि ऐसी जगह बैठा करें जहाँ आसपास कोई भी ना हो। सर समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठी हुई हैं जहाँ पे आपके बैकग्राउंड में अपने वॉइसेस मौजूद हैं। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि आपकी सिर्फ वाही क्लास नहीं बेटा, हम बाकी भी क्लासेस ले रहे होते हैं। इतनी परफेक्ट कम्युनिकेशन होती है कि मुझे हैरत है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जब उनको मैं हर बार अनम्यूट कर रहा होता हूँ और वो अनम्यूट करने पे मुझे वही नजर आ रहा होता है कि पीछे से आवाजें आ रही हैं या उनका अपना माइक वगैरह सही है। सेकेंड ईयर लामा की क्लास ले रहा होता हूँ, यहाँ सामने वीडियो भी ऑन होती है और बात भी हो रही होती है मुसलसल। मजाल है एक जर्रा बराबर भी कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाए। कोई और बता दे भाई। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ के आइए। ठीक है, टाइम दीजिए उसको, बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। ठीक है, आप सभी से कह रहा हूं मैं, बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है।
जितना आप देखें इंशाल्लाह आज अनाउंसमेंट हो गई है कि 15 तारीख से चीजें खुल रही हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि टेस्ट की डेट कब करीब आ गई। ठीक है, बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। आप ये सोचें क्या करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर कर आ रहे हैं, और जो आप सब फर्स्ट ईयर के तो चले आप पेपर्स भी देकर आ रहे हैं ना, अभी हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स कर रहे हैं, पहले हमने सेकंड ईयर के किए फिर फर्स्ट ईयर के कर रहे हैं। आप सोचें कि उसमें आप कहाँ खड़े हुए जो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम देकर आ रहे हैं। चले सेकंड ईयर के तो कोरोना के एग्जाम ही नहीं हुए, आपको सोचें आप फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ओ लेवल में बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ओ लेवल वाले बच्चों को पता होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या, और आप में से कोई बताने के लिए तैयार नहीं था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है, बताइए। ये ओ लेवल वाले बच्चे मेरे बता देते, मेरे स्टूडेंट्स। चलें बहरहाल, अल्लाह रहम फरमाए। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट।